स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर मिलते हैं हम हर थर्सडे और हर संडे को। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला वनडे टेस्ट गया। हालांकि हमने लोगों से भी पूछा था कि आप बताइए अपनी राय क्या है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंग्लैंड की टीम वनडे इंटरनेशनल जबरदस्त खेलती है। ये नहीं लिखा था उनने वो तो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, उनने कहा था इंग्लैंड जीतेगा जी। बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हमने कहा था, हाँ हमने कहा था ये कि वो वनडे की T20 से बहुत बेहतर टीम है। बिल्कुल और अभी वापस आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये था कि इंडिया थोड़ा आगे है सीरीज में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले मैच में मॉर्गन ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग दी। इंग्लैंड बड़ा चेज करता रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल या 3 साल में उन्हें 300-350 के रन कोई 8-10 बार चेज किए। सबसे ज्यादा उन्हीं ने की चेज करते हैं। एक चीज ये है, दूसरी चीज थोड़ा डिफेंसिव भी था ये मूव उनके हिसाब से, क्योंकि बाद में वो प्रूव हुआ कि मैच उनके हाथ से निकल गया। बिल्कुल। जब इंडिया ने बैटिंग की तो इंडिया ने अब यही सिस्टम रखा है कि विकेट बचाते हैं जी। रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, वो 8 और 10 की एवरेज से ओपन नहीं करते जी। 4, 4.5, 5 हो गया हद, तो विकेट रिटेन करते हैं। बिल्कुल। उसमें 60-70 की पहली पार्टनरशिप हो गई विकेट की। बिल्कुल। जब रोहित शर्मा आउट हुए और उसके बाद कोहली और ये जम गए, धवन जम गए, लेकिन फिर इंडियन टीम का एक मिनी कोलैप्स ही हो गया तकरीबन। यानी फिर नहीं लगा, एक टाइम पे लगा 350 पे टीम जा रही है, फिर लगा कि 270-280 मैक्सिमम। और उसमें जो मैच ने पलटा खाया इंडिया के फेवर में बैटिंग में जी। वो 2 अनहोने प्लेयरों के हिसाब से उनने मैच बदला। एक कुणाल पांड्या ने मैच बदला, 31 बॉलों में 50 या 56 रन मैच बदला। और उनके साथ राहुल ने मैच बदला, जिनको शुरू में बॉलिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी 62 रन कोई 36-37 बॉलों में। और ये वो पीरियड है जब 9.5 ओवर्स में 112 रन इंडिया बनाता है। और मैच वहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इंग्लैंड के लिए। और इससे एक डेप्थ दिखी इंडियन बैटिंग की। और एक और चीज दिखी कि कुणाल पांड्या का पहला ओडीआई था, वो IPL बहुत खेले हैं, T20 इंडिया के लिए खेले हैं। हाउ प्रिपेयर्ड इंडियन प्लेयर आर टू फेस इंटरनेशनल क्रिकेट। पहला मैच है, बिल्कुल लगता ही नहीं आदमी का पहला मैच। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि आपने कहा कि इंडिया ने अब ये आदत बनाई है कि वो स्लो स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट स्टार्ट। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो ये कि इंडिया अपनी रन रेट गिरने नहीं देता है, शैल में नहीं चला जाते हैं। नहीं, वो रन ही नहीं 10 ओवर में 25 नहीं होते हैं, हाँ 40 होते हैं। हाँ 40 होते हैं, हाँ, जहाँ 50 भी हो सकते हैं, 35-40 होते हैं। जहां लोगों को एक्सपेक्ट या 50 होंगे, जहां एक्सपेक्टेशन होती है 70-80 होंगे। फील्डर अंदर है जी जी जी। लेकिन एक और चीज भी है इसमें, जो दूसरा फैक्टर है रशीद, टीम को पता है हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास प्लेयर हैं जो एक्सेलरेट करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये टीम को बहुत आगे ले जाता है। इंग्लैंड की बॉलिंग का क्या हुआ? शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की वुड की और करन की, लेकिन वहां भी थोड़ा एक पांचवा ओवर पहली स्पेल में 5वां ओवर दोनों का, करन का और वुड का 10-12 रन दोनों को उस ओवर में पड़े, वो ज्यादा हो गया। एक तो बॉलर भी, बैट्समैन भी समझ गए एक ही किस्म की बॉलिंग है और बॉलर भी थोड़ा थक जाता है, करनी थी। हाँ, एक वो मामला हो गया। फिर जब आदिल रशीद आए, शुरू में उनको रन पड़े, मोइन अली को 3 ओवर में 28 रन पड़े और उसके बाद कोई ओवर नहीं दिया गया। मोइन अली के पास 100 से ज्यादा मैच का तजुर्बा है, उनको फिर लाना था, नहीं लाया, एक मामला हो गया। स्टोक्स ने अच्छी बॉलिंग की तो उन्हें 8 ही ओवर की, उनको 10 करने चाहिए थे, नहीं हुए। थर्ड मैन के बगैर तकरीबन सारी इनिंग खेली और वुड की बॉल पे एज जा रहे हैं। बिल्कुल। एक ये हो गया किस्सा। फिर बीच में एंड के हिस्से में मॉर्गन कुछ देर बाहर चले गए थे, बटलर कैप्टनशिप कर रहे थे, जब उनने आदिल रशीद को वापस लाया बॉलिंग करने। 1 ओवर किया था, देखा जम नहीं रहे, नहीं देना था, 3 ओवर नहीं देने थे कि वो 30-40 रन दे दे उनमें। सही है। तो वो बात समझ नहीं आई, क्योंकि वहां स्टोक्स के 2 ओवर बच गए, वो ओवर कर लेते। फिर सैम करन ने एक स्पेल अच्छी की, उसके बाद ज्यादा अच्छी नहीं की। टॉम करन ने ठीक बॉलिंग की किसी हद तक, और बेमिसाल ग्राउंड फील्डिंग की इंग्लैंड ने, बेमिसाल क्या ग्राउंड फील्डिंग की, नहीं तो इंडिया का स्कोर और भी बहुत चढ़ जाता। लेकिन बॉलिंग में जो पहले हमें दिखता था मॉर्गन में है, और आज भी है, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल, भरोसा, उस सिचुएशन को हैंडल करने का भरोसा, वो आखिरी T20 में और पहले इंटरनेशनल में, वनडे में ढीले नजर आए मॉर्गन। वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सके, शायद ये वजह भी है कि उनका बैटिंग फॉर्म नहीं चल रहा है। और जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की
तो इंग्लैंड के लिए ये बहुत ज्यादा स्कोर नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड का जो तरीका है उसके लिए ज्यादा नहीं था, उनको आदत है स्कोर चेज करने की, और वो धुआंधार बैटिंग उनने की। जी जी 11.3 ओवर्स में 106 रन थे उनके। बिल्कुल सही। 134 पे नो लॉस था उनका, 14.2 ओवर में 135 पे पहला विकेट गिरा। बिल्कुल, तो सीधी तरह जा रहे थे जीत की तरफ, और उसके बाद सिर्फ बेयरस्टो तक टिके रहे, बाकी आते रहे जाते रहे, और जो एक पीरियड आया 175, 177 और 179 पे, जी 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 बेयरस्टो, मॉर्गन और बटलर आउट हुए। बिल्कुल। तो वहां एक चीज महसूस हुई, रूट की कमी। रूट की 50 से ज्यादा वनडे में एवरेज है। जी जी रूट टीम को बांधते हैं, स्कोर अच्छा इवन स्कोर करते हैं 90 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से, लेकिन आउट नहीं होते हैं। वो यहाँ रूट नहीं थे, वो वही रोल अदा करते हैं जो कोहली इंडिया के लिए अदा। बिल्कुल, वो केन विलियमसन करते हैं। रूट तो बहुत बाइंडिंग फोर्स होते हैं टीम में, और पता नहीं चलता आपको वो किस रन रेट पर रन बनाते हैं, लेकिन बनाते बड़ी तेजी से रन है। तो वो बड़ा मसला हो गया उनके लिए। और आखिरी जो 10 विकेट है, आप कमाल देखिए इंग्लैंड के, 116 रन में सिमट गए। बिल्कुल सही। और इन्हें बिल्कुल बात यह हुई कि जहां से इंग्लैंड को रन बॉल भी नहीं था, बनाने थे संभल के रन, वहां एडवेंचरस हो गए कुछ प्लेयर्स। इस मैच में प्रसिद्ध ने डेब्यू किया, 4 विकेट लिए। उसके साथ जब कुणाल पांड्या और उन्होंने बॉलिंग की शुरू में तो वो पिटे बहुत ज्यादा, 22 रन तो एक ओवर में पड़ गए उनको। उसके बाद वो दूसरे स्पेल में चेंज कैसे आ गया? बहुत ज्यादा चेंज आ गया, क्योंकि बेयरस्टो आउट हो गए जिन्होंने उनको पीटा, और जो दोनों को कुणाल पांड्या ने भी थोड़ी लेंथ पकड़ ली, क्योंकि बॉलर बैट्समैन डिफेंसिव हो गए, और प्रसिद्ध ने थोड़ी लेंथ पे बॉलिंग की, 4 विकेट लिए। लेकिन जैसे T20s में था, हमने उस दिन भी बात की थी, आज भी एक बॉलर है जो 4 विकेट नहीं लेता है, लेकिन गेम चेंजर होता है इंडिया के लिए, और शार्दुल ठाकुर। ये उस मौके पे आके विकेट ले जाते हैं जब दूसरी टीम बिल्कुल जा रही होती है अच्छी धुन में, अच्छी तरह जीतने की तरफ, और ये उनको रोक लेते हैं 1 या 2 विकेट लेके, और गेम पलटनी शुरू हो जाती है। उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसका मिलना चाहिए। और ऐसे बॉलर मैंने बहुत देखे हैं, जिस तरह से मुदस्सिर नजर करते थे पाकिस्तान। मुदस्सिर नजर तो पार्ट टाइमर थे, यूजुअली वनडे में फुल बॉलर है। ये तो बॉलर ही हैं, ये आते हैं और अपना काम कर जाते हैं। देखिए, एक चीज तय है जो इंग्लैंड के बॉलर में कमी नजर आती है हमें, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, इसमें आपके पास वैरायटी कितनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेस कितनी है उससे ज्यादा। और जो आपकी वैरायटी है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी स्लोवर वन बॉल है और वो आपके हाफ वॉली के आसपास गिरती है तो छक्का है। सही। स्लोवर बॉल इतनी दूर गिरे कि आप टेम्प तो हो खेलने के लिए, लेकिन जब आप खेलें आप तक पहुंचे ना। सही बात। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जो शॉर्ट स्लो बाउंसर है, वो शॉर्ट स्लो बाउंसर अगर इस हाफ में गिरी कि वो उतरने लगी बैट्समैन के पास तो छक्का है। वो उतरनी नहीं चाहिए बैट्समैन के पास, उसकी हाइट पे निकलनी चाहिए, मगर स्लो निकलनी चाहिए। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे बॉलर बड़ा मुश्किल है फील्ड में ये करना है। वो बैट्समैन भी छोड़ने वाला थोड़ी ना है। कहाँ है? और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैट्समैन है, ये मत ये गली कोचे के बैट्समैन नहीं। बिल्कुल सही। अब जब बॉलिंग कर रही है तो शार्दुल ठाकुर को उसका क्रेडिट मिलता है उनको। बात है आज के सेगमेंट की जानिब, एक ऐसे प्लेयर की बात करेंगे जिसको बड़ा स्टाइलिश माना जाता था अपने जमाने में, बहुत ज्यादा स्टाइलिश। पहले उनकी बात, उसके बाद हम भी उनकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं शब्बीर खान। 15 नवंबर 1969 को भारत की जानिब से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी का डेब्यू होता है। मैच की पहली इनिंग्स में जब ये खिलाड़ी बैटिंग करने आता है तो बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाता है। टीम के कैप्टन नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी जब इस खिलाड़ी को मायूस देखते हैं तो हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं, मायूस ना हूं, आप दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करेंगे। कैप्टन की यह हौसला अफजाई रंग लाती है और यह खिलाड़ी दूसरी इनिंग्स में 137 रन की लाजवाब इनिंग्स खेलता है। इस खिलाड़ी को दुनियाई क्रिकेट गुंडप्पा विश्वनाथ के नाम से जानती है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी शुरुआत धमाकेदार रही और उन्होंने डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की। यूं विश्वनाथ क्रिकेट की तारीख में ऐसे वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ डबल सेंचुरी से और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ सेंचुरी से किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 91 टेस्ट मैच खेले और 41.93 के औसत से 6080 रन स्कोर किए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 14 सेंचुरी स्कोर की हैं। 14 सेंचुरीज में से 13 मरतबा भारत ने मैच जीता, जबकि 1 मरतबा मैच ड्रॉ हो गया, जो कि इत्तेफाक से उनका डेब्यू मैच था। टेस्ट क्रिकेट में विश्वनाथ का इनफरादी हाईएस्ट स्कोर 222 है, जो उन्होंने चैपॉक में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। उन्होंने
टेस्ट क्रिकेट में एक विकेट भी हासिल कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने 25 एक रोजा मैच में भी भारत की नुमाइंदगी की। विश्वनाथ ने कई बार मर्द बहरान बनकर तारीखी इनिंग्स खेली और अपनी टीम को मुश्किलात से उभारा और फतेह से हमकिनार किया। 1974-75 में खेली गई भारत और वेस्टइंडीज के माबेन टेस्ट सीरीज में उन्होंने मद्रास यानी चेन्नई में 97 रन की नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली, जिसे विजडन क्रिकेट ने बेहतरीन इनिंग्स में से एक करार दिया। भारत को जीतने के लिए 190 रन दरकार थे, लेकिन मुश्किल बैटिंग कंडीशंस और वेस्टइंडीज की बरक रफ्तार बॉलिंग के सामने यह हदफ मुश्किल नजर आ रहा था। विश्वनाथ इन सबर आजमा हालात में विकेट पर डटे रहे और टीम को फतेह से हमकिनार किया। इसी तरह की एक और इनिंग्स उन्होंने 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली, जब भारत ने वेस्टइंडीज के मुकर्रर करदा 403 रन के हदफ को अबूर करके तारीख रकम की। उन्होंने इस मैच में 112 रन स्कोर किए। क्रिकेट के तज्जिया निगारों का मानना है कि विश्वनाथ तकनीकी तौर पर एक मुकम्मल बैट्समैन थे और उनके पास हर किस्म के स्ट्रोक्स हुआ करते थे। सुनील गावस्कर का कहना है, कई बार ऐसे हालात भी पैदा हुए जब हमारे लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन विश्वनाथ ऐसे हालात में भी बड़ी आसानी के साथ बैटिंग करते। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ उनकी औसत 50 रही है। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे पसंदीदा और क्रूशल इनिंग्स कौन सी है, तो उन्होंने 1974-75 की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेली गई 139 रन की इनिंग्स को अपनी पसंदीदा और क्रूशल इनिंग्स करार दिया। गुंडप्पा विश्वनाथ एक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक रहे हैं। उनके मद्दाह और उनके टीममेट्स, यहाँ तक कि उनके हरीफ खिलाड़ी भी उनकी इज्जत करते थे। उनकी स्पोर्ट्समैनशिप भी अदीमुल मिसाल है। 1979-80 में भारत और इंग्लैंड के माबेन खेले गए गोल्डन जुबली टेस्ट मैच में विश्वनाथ कैप्टन थे। मैच के दौरान जब अंपायर ने इंग्लिश बैट्समैन बॉब टेलर को गलत आउट करार दिया, तो विश्वनाथ ने उनको वापस बुलाया। विश्वनाथ का यह फैसला भारत को भारी पड़ा, क्योंकि टेलर ने अपनी बैटिंग से इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया, लेकिन विश्वनाथ ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप से शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। गुंडप्पा विश्वनाथ के क्रिकेटिंग करियर में कई दिलचस्प वाकयात पेश आए। 1973-74 की भारत और इंग्लैंड के माबेन खेली गई टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट में जब विश्वनाथ ने सेंचुरी स्कोर की, तो इंग्लिश क्रिकेटर टॉनी ग्रेग ने उन्हें गोद में उठाया और लोरी सुना दी। इंग्लैंड की इनिंग्स में जब टॉनी ग्रेग ने सेंचुरी बनाई, तो विश्वनाथ और सुनील गावस्कर ने उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भारी भरकम टॉनी को उठाने में नाकाम रहे। गुंडप्पा विश्वनाथ के सुनील गावस्कर के साथ गहरे मरासिम थे, जो बाद में रिश्तेदारी में तब्दील हुए जब उन्होंने सुनील गावस्कर की बहन के साथ अज़वाजी रिश्ता कायम किया। सुनील गावस्कर ने भी विश्वनाथ की ताजीम में अपने बेटे रोहन जय विश्व गावस्कर के नाम में विश्व शामिल किया। गुंडप्पा विश्वनाथ ने 2 बार कैप्टनसी के फराइज अंजाम दिए। 1981 में वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबकदोश हुए। रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट से जुड़े रहे। 1999 से 2004 तक वो ICC के मैच रेफरी रहे। इसके अलावा वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे हैं। क्रिकेट में मुल्क का नाम रोशन करने के एवज उन्हें 1977 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, जबकि 2009 में BCCI ने उन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट के एजाज से नवाजा। बिलाशुबा गुंडप्पा विश्वनाथ दुनिया के अजीम तरीन क्रिकेटर्स में से एक है। विश्वनाथ की बात है। जय विश्वनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ बेमिसाल बैट्समैन, कट मास्टर जिनको कहते थे। डेब्यू सेंचुरी पहली इनिंग में 0, दूसरी में 137, कानपुर में 69-70 की सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उसके साथ एक और चीज़ अगर आप इनके साथ देखें, ये पहले हिंदुस्तानी डेब्यू सेंचुरियन बने जिसने अपने करियर में दूसरी सेंचुरी बनाई। अच्छा, इससे पहले जितने थे अब्बास अली बेग, बाकी एक ही सेंचुरी बनाई उन्हें, दूसरी लाइफ में कभी नहीं बनाई। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे परवीन आमरे, सुरेंद्र अमरनाथ, रैना, एक ही सेंचुरी है उनकी। सही बात है। तो ये पहले से दूसरी सेंचुरी बनाई। और जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, खासकर पेस अटैक के खिलाफ इन्हें इनिंग्स खेली हैं, तो शायद ही किसी ने खेली। जो 406 रन बना के इंडिया ने मैच जीता, टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में 76 में बेदी की कैप्टनशिप में, उसमें इनकी और गावस्कर दोनों की सेंचुरी है। बिल्कुल, तो वहां सेंचुरी है। फिर आप देखते हैं कि वो कलकत्ता टेस्ट 74-75 की सीरीज में पटौड़ी के अंडर ये खेलते हैं, तो वेस्टइंडीज को इंडिया हरा देता है एक लो स्कोर पे। स्कोर कौन करता है? सिर्फ विश्वनाथ, रॉबर्ट्स एंड कंपनी के साथ। अगला टेस्ट उसका होता है चेन्नई में, जो मानी जाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स प्लेड बाय एनी इंडियन बैट्समैन। वो 281 ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग है,
लक्ष्मण की, ये उतने नहीं है, 97 नॉट आउट है मद्रास टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रॉबर्ट्स एंड कंपनी के, गेम चेंजिंग, और इंडिया मैच जीत गया उससे। तो ऐसी इनिंग्स इनकी बहुत है। पब्लिसिटी के कायल नहीं थे, पब्लिसिटी के कायल नहीं थे, और थे बहुत। नहीं, वो कम जबान है, वो सामने कम आते हैं, बोलते कम है, चीफ सिलेक्टर भी रहे, बाकी चीजें भी उनने की काफी, लेकिन इन्हें वो उनका इमेज ही ऐसा रहा पूरी जिंदगी कि वो लाइमलाइट में अपने आप को नहीं लाते थे। और एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जो इंडिया में उस किस्म का से पटौड़ी थे। उसके बाद ये थे कि अगर आपका एज लगा, अंपायर की तरफ नहीं देखा, टर्न किया और चले गए। अगर आप शॉर्ट लेग में कैच हुए, बैट पैड है, आपको पता है अंपायर का नहीं सुनना है कि वो आउट दे या नॉट आउट, मुड़े और चले गए। तो ये विश्वनाथ में था उनके बाद, पटौड़ी के बाद। और अगर जुबली टेस्ट आपको याद होगा, जुबली टेस्ट खेला था, उसमें ये कैप्टन थे, जिसको बोथम का टेस्ट कहते हैं, सेंचुरी और 13 विकेट बोथम के उसमें। तो उसमें इंग्लैंड कोलैप्स हो गया, तो उसमें बोथम खेल रहे, टेलर आए, विकेट कीपर थे, उनका कैच हो गया, टेलर ने, अंपायर ने आउट दिया, टेलर ने पूछा विश्वनाथ से एम आई आउट, तो उन्होंने फील्डर को कहा है, शक है, का नॉट आउट हो, वापस आओ बैटिंग करो। फिर बड़ी पार्टनरशिप हो गई, उसकी वजह से इंडिया मैच हार गया। लेकिन इनको वो आइडिया नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये एज स्पोर्ट्समैन अच्छे थे, स्पोर्टिंग प्लेयर थे, और इन्हें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहां भी दिखाया। बिल्कुल सही। अब फिर से बात भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज की, दूसरा मैच आने वाला है, तो क्या आप कह सकते हैं उस मैच के बारे में? देखिए, अब प्रेशर अब सारा इंग्लैंड पे, उनको सीरीज बचानी है। इंडिया जीत गया तो सीरीज होगी, लेकिन इंग्लैंड मैच जीत सकता है, इंग्लैंड के पास काबिलियत है मैच जीतने की। लेकिन जो बाहर प्लेयर बैठे हैं ना, जिनको वो बिठा ही रखा है उन्होंने, उनको अंदर लाना होगा, कुछ को सही मौका दे दें उनको। वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड हु हैव फेल्ड ऑफ लेट, समथिंग लाइक टॉम करन, सैम करन वगैरह वगैरह, उससे बेहतर है बाहर जो टॉप प्लेयर बैठा है, लिविंगस्टन बैठा है, वाकई बैठा है, उनको मौका दिया जाए। और स्पिनर का बेहतर इस्तेमाल करे कैप्टन। मोइन अली ने 3 ओवर अगर की 28 रन दिए, वो 1-2 महीने के बाद बॉलिंग कर रहे थे इंटरनेशनल मैच में, फर्क पड़ता है इससे। लेकिन मोइन अली हाई क्लास प्लेयर है, और एक तो उनको बॉलिंग मिलनी चाहिए थी, और दूसरी बात, मोइन अली को 8वें नंबर पे बैटिंग कराने में सेंस नहीं बनती है। वो एग्रेसिव बैट्समैन है, उन्हें ओपन भी की है बैटिंग। तो इंग्लैंड को ये सोचना होगा, और इंग्लैंड को थोड़ी बॉलिंग की स्ट्रेटेजी इंडिया के खिलाफ चेंज करनी होगी मिड और एंड के ओवर्स में। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, हो सकता है इंडिया एक आध चेंज फिर करे, क्योंकि इंडिया इस वक्त मैक्सिमम प्लेयरों को ट्राई कर रहा है। बिल्कुल सही। टीम में यार तो चांस तो सदा यही टीम लेके जाएंगे, लेकिन चेंज भी हो सकता है कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा आ जाए, या चहल जो पिट गए थे T20 में इसलिए बाहर हैं जी, उसके वो आ जाएं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो विकेट था उसमें बहुत बाउंस था। बिल्कुल, बड़ा अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए, स्पिनर के लिए इतना साजगार नहीं, लेकिन बाउंस, और बाउंस का फायदा किसने उठाया? इंडियन बॉलरों ने, बनस्बत उनके बॉलरों के। तो प्रेशर इंग्लैंड पे, लेकिन इंग्लैंड कैन बाउंस बैक, और इंडिया कैन क्लोज द सीरीज ऑल्सो। अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। ये सवाल पूछा है 2 दोस्तों ने, डारोफ और पीर आसिफ ने। ये पूछते हैं कि ये जो सॉफ्ट सिग्नल अंपायर देता है आउट या नॉट आउट का, उसके बाद फिर फैसला छोड़ देता है थर्ड अंपायर, तो ये सिग्नल देने का क्या फायदा है? देखिए, जो इस वक्त तरीका है DRS का या इन रूल्स का, उसमें जो फील्ड अंपायर है उसको अथॉरिटी दी गई है टू डिसाइड फर्स्ट, यानी उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी अगर उसको कुछ भी नहीं करना है। जैसे वो रन आउट स्टंप में करता है, 3 गज भी बाहर हो बैट्समैन, तो वो कहता है थर्ड अंपायर ही देगा। तो इसमें हम सोचते हैं उसको वही करना चाहिए था, कि उसने देना था सिग्नल, तो कहना था कि जनाब मैं ये है, थर्ड अंपायर बताएगा। लेकिन यहाँ उसकी अथॉरिटी के लिए रखा है उन्होंने, और बारहा उसको सही भी दिखता है। अब वो मलान का हमें कैच याद है कि वो जमीन से उठाया था मलान ने उस दिन कैच, और इंडियन बैट्समैन आउट दिया गया, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी हद तक अथॉरिटी बहुत कम हो गई है जो अंपायर बीच में है। इससे ज्यादा तो मामला उस दूसरा है, वो अंपायर कॉल का। अंपायर कॉल का मामला बड़ा टेढ़ा है कि हमारा सारी जिंदगी गुजर गई, अगर स्टंप को कहीं भी बॉल लगे, उस स्टंप्स के दरमियान गिरी है, वो रूल्स के लॉज के खिलाफ नहीं, अलग से आ रही है वगैरह, तो बैट्समैन आउट है। अब आपका किस्सा ये है कि अगर अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया और 50% से ज्यादा बॉल नहीं लग रही है तो नॉट आउट है, और अगर बेल को लग रही है तो नॉट आउट है। बेल स्टंप्स का हिस्सा ही नहीं है, उसके नीचे लगनी चाहिए। वो दैट्स रिडिकुलस। कोहली भी इस पे खफा हुए हैं, और कोहली ने इसके बारे में भी बोला है। हाँ, कोहली ने इनके बारे में, और इस जो सॉफ्ट सिग्नल है अंपायर का, उसके बारे में भी बोला है कि अंपायर, अब ICC को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, वो मैं हैरान हूँ कोहली कैसे बोले हैं। हर प्लेयर है कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड, उनको इजाजत ही नहीं है बोलने की।
वो नहीं बोल सकते, न अंपायर के बारे में, न कानून के बारे में, न किसी तरमीम के बारे में नहीं बोल सकते। उनने बोला, और आईसीसी पता ही है, तो गुलामों की हैसियत है आईसीसी की, तो उनने कुछ नहीं कहा। इस पर डेविड लॉयड ने बहुत बोला। डेविड लॉयड ने कहा कि वो हैरास खुद कर रहा है अंपायरों को मैचों में, हम देखते हैं मैचों से, प्लेयरों से लड़ता है, अंपायरों से लड़ता है, लेकिन टूथलेस है। आईसीसी कभी उसको कुछ कहते नहीं है। आज वो कमेंट करने आ गया, जबकि वो ऑफिशियल है, एक कैप्टन है, वो नहीं कर सकता है, और आज भी आईसीसी कुछ नहीं करेगा क्योंकि आईसीसी में दम ही नहीं है। और डेविड लॉयड भूल गए, आईसीसी में दम नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ करने का, और ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाफ, सिर्फ इंडिया के नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करें बैडमिंटन की। जी जरूर। इसी हफ्ते यानी पिछले दिनों में 40 साल हो गए, 41 साल हो गए जब प्रकाश पाडुकोने ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती। वो एक सरप्राइज था, एक हैरानी थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती थी तब, और वर्ल्ड चैंपियनशिप से ऊपर मानी जाती थी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, आज भी मानी जाती है। तो एक वक़्त है उसकी, बहुत एक कदर, पहला टूर्नामेंट मेजर वही है ना दुनिया का रहा है बैडमिंटन में। तो और देखिए, उनको लिम्स भी किंग जैसे प्लेयर से खेलना था। उन जितना हार्ड हिटिंग प्लेयर पैदा नहीं हुआ। कहते हैं 3 शॉट मार के शटल के 2 टुकड़े हो जाते थे उनके मारने से, वो इतना उठते थे हवा में मारते हुए शॉट। तो उन जैसे खिलाड़ियों को हरा के अपनी गेम से इंडियन बैडमिंटन का सीन बदल दिया उन्होंने, प्रकाश पाडुकोने, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद पुलेलो गोपीचंद बने दूसरे चिन्ने वाले ग्रैंड, फिर जल्दी रिटायर हो गए इंजरीज की वजह से गोपीचंद, नहीं तो और भी कुछ करते। इससे पहले रोमन घोष, दीपू घोष, खन्ना, बाकी शाकी, इंडिया ने नंदू नाटेकर, बड़े अच्छे प्लेयर पैदा किए बैडमिंटन में थी पहले भी। लेकिन प्रकाश के बाद लगा कि हमारा प्लेयर हाईएस्ट अचीव कर सकता है। फिर सईद मोदी ने कॉमनवेल्थ बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, ऐसे बहुत से हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी बाद में आए। और सईद मोदी की हमें पता, ट्रेजिक मौत, उनका कत्ल कर दिया गया, और बाद में जो जिस पे इल्जाम था वो भी बरी हो गया। कुछ समझ नहीं आया उनके साथ क्या हो, मगर प्लेयर पैदा हुए और डबल्स में बहुत अच्छे हुए। और फिर एक और रेवोल्यूशन आया साइना नेहवाल का। चलिए इसी बात पर लेते हैं आज के स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। जी हाँ, खेल के मैदान से मुलाकात होगी अब संडे को रात 8:30 बजे। खुदा हाफिज़।